नमस्कार, मैं हूं बप्पी और आप देख रहे हैं अभ्यास एडुकेयर। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए इंग्लिश का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूं और इसको हम लोग बहुत बारीकी से कंसेप्चुअली समझेंगे कि इसके यूजेस क्या हैं और किस तरीके से इस टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि ये जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको हर तरीके के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इससे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। ये आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। वैसे ये आर्टिकल्स जो होते हैं ये एक बदला हुआ रूप है। का मतलब यह है कि जैसे जो भी इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं सभी के सभी वर्ड्स जो हैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। आप सबको मालूम होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब क्लास को थोड़ा सा बहुत ही अच्छे तरीके से अटेंड कीजिएगा क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल का रूट क्या है। तो जैसे आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक 8 ग्रुप्स होते हैं, 8 पार्ट्स होते हैं। उसी 8 पार्ट्स को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं और इंग्लिश में जो भी वर्ड्स आपको मिलेंगे ये सभी के सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक जो भी ग्रुप्स होते हैं उन सभी से बिलोंग करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि सर उसमें कहीं भी आपको आर्टिकल्स तो देखने को नहीं मिला, कहीं भी आर्टिकल्स मिला नहीं और ये आर्टिकल्स तो इंग्लिश से ही रिलेटेड है। तो आखिर ये आर्टिकल्स का बर्थ प्लेस क्या है, बर्थ पार्ट क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, इसको हम लोग चर्चा करेंगे। और बहुत ही ये अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे और आई होप कि आपको बहुत ही ये जो सेशन है अच्छा लगेगा। और क्लास 12 को लेकर के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आर्टिकल्स जो होते हैं ये नाउन से इंटरजेक्शन तक आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव, है ना, एडजेक्टिव पढ़ा होगा आपने। एडजेक्टिव के बारे में मैं आपको बताऊंगा, फिर एडजेक्टिव के परिवर्तित रूप को बताऊंगा, उसके बाद हम लोग आर्टिकल्स तक पढ़ेंगे। देखिए एडजेक्टिव का काम होता है क्वालिफाई करना और ये उसको क्वालिफाइज करता है किसी नाउन या किसी ना किसी प्रनाउन को। मतलब कि यदि क्वालिफाइंग ये वर्ड होता है, क्वालिफाइज करता है किसी नाउन या प्रनाउन को, उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या निकल करके आता है, इसका कंसेप्ट बेसिक चीज में बता रहा हूं। आपने ये देखा होगा कि जब भी किसी भी नाउन का हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसके पहले एडजेक्टिव का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे अगर मैं लिखूं ही इज गुड बॉय, आपने क्या देखा, बॉय आपका क्या है, नाउन है और इस नाउन के पहले ये क्या है आपका एडजेक्टिव है। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स कि यहाँ आपने नाउन के पहले एडजेक्टिव को यूज देखा। अब जो ये नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो जैसे मैं आपको बता दूं कि इसी एडजेक्टिव को हम लोग 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक का नाम रखते हैं आर्टिकल्स और दूसरा का नाम रखते हैं डिटरमिनर्स। अब ये आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स यानी कि ये एडजेक्टिव का ही आगे चल करके इसके ब्रांचेज बनते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं आर्टिकल्स और दूसरे को बोलते हैं डिटरमिनर्स। अब थोड़ा सा यहाँ एक कंसेप्ट को मैं क्लियर करूं, बहुत सारे ऐसे बुक्स आप पढ़ेंगे या वहां लिखा रहता है कि आर्टिकल्स जो होते हैं वह डिटरमिनर्स होते हैं। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आता, एक बात यहाँ समझिएगा कि जब आर्टिकल्स डिटरमिनर्स होते हैं तो इसका मतलब कि सभी के सभी डिटरमिनर्स आर्टिकल्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। अब इस चीज को मैं कंसेप्ट को क्लियर करूंगा कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं और आर्टिकल्स क्या होते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लिया जाए कि ये कोई एक बॉक्स है या एक कोई घर है, इसमें बहुत ज्यादा जो है ना ये सभी के सभी लोग इसके सदस्य हैं, ये आपका मेंबर वर्ड्स हैं, बहुत ज्यादा इसमें मेंबर वर्ड्स हैं। अब क्या हुआ कि इंग्लिश में इसके यूजेस को लेकर के किसी थ्री वर्ड्स को हमने बाहर कर दिया और बाहर करके इसका नाम हमने रख दिया आर्टिकल्स। समझ रहे हैं ना, आर्टिकल्स हमने नाम रख दिया। तो ये आर्टिकल्स क्या हुए, ये टोटल का टोटल मान लिया जाए इस घर का नाम है डिटरमिनर्स। ओके, तो मान लिया जाए कि ये सभी के सभी डिटरमिनर्स है और उसी डिटरमिनर्स का कुछ हिस्से को हमने बाहर करके उसका नाम रख दिया आर्टिकल्स। इसका मतलब आपने समझा कि जो एडजेक्टिव के ही 2 रूप होते हैं, आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स।
तो हमने यहाँ कहना सही है कि आर्टिकल्स जो होते हैं डिटरमिनर्स होते हैं, लेकिन जब आर्टिकल्स डिटरमिनर्स होते हैं इसका मतलब कि सभी के सभी डिटरमिनर्स आर्टिकल होने चाहिए। तो यहाँ एक कंसेप्ट क्लियर होता है कि नहीं, आर्टिकल्स जो होते हैं वह पूरे डिटरमिनर्स का, पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक मेंबर होता है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो हम इन सभी को भी आर्टिकल्स बोल सकते थे, लेकिन हम इन सभी को आर्टिकल्स नहीं बोलेंगे। कारण क्या है? क्योंकि जो ये आर्टिकल्स होते हैं इसके कुछ खास जो मेंबर्स होते हैं ना, उसी को हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं। तो एक कंसेप्ट यहाँ से निकल करके आया कि जो आर्टिकल्स होते हैं ये मेंबर्स होते हैं किसके? डिटरमिनर्स के। अब सवाल आता है कि सर डिटरमिनर्स के कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, तो आइए मैं उसको भी लिख दूं, जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, दिस, दैट, दिज, दोज, वन, वंस, these all are determiners। अब इन्हीं सभी से हम लोग निकल करके बनाते हैं ए या एन और दी, मतलब कि उसी का सदस्य का, उसी सभी ग्रुप्स का वर्ड निकल करके आया ए, एन और दी, जो कि आपको डिटरमिनर्स तो हैं, लेकिन डिटरमिनर्स का ये ग्रुप है, एक मेंबर है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। अब किसी का ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर हमने पढ़ा है कि दिस, दैट, दीज, है ना, या आपको दोज, यहां तक भी वन या वंस, ये सभी के सभी सर आपके प्रोनाउन होते हैं। बिल्कुल सही आपने पढ़ा है, ये प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं, लेकिन इसके पीछे एक शर्त है। शर्त क्या है कि यदि इन सभी के साथ, समझिएगा, यदि इन सभी के साथ अगर कोई नाउन आता है दैट इज इक्वल टू एडजेक्टिव, एंड अगर इन सभी के साथ किसी भी प्रकार का कोई नाउन नहीं आता है तो ये आपके प्रोनाउन होते हैं। तो चीजें यहाँ क्लियर हुई ना कि ये, और इसी दिस, दैट, दिस, दोस का बदला हुआ रूप क्या होता है? आपको दी होता है। तो आपने ये चीज को भी समझा। हाँ, अब जैसे एग्जांपल से समझाते हैं आपको। जैसे अगर मैं लिखूं दिस काउ इज रेड, है ना, आपने क्या देखा कि दिस के साथ आपने यहाँ काउ नाउन को देखा, है ना, और मैंने पहले ही बताया था कि नाउन के पहले आने वाले वर्ड क्या होते हैं? गुड एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ नाउन के पहले क्या आया? दिस आया, इसीलिए यहाँ दिस आपका क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ दिस आपका क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर मैं लिखूं दिस इज रेड काउ, है ना, तो यहाँ दिस के साथ किसी भी प्रकार का कोई नाउन का यूज नहीं किए, इसलिए यह दिस आपका क्या है? प्रोनाउन है। तो ये छोटा सा एग्जांपल है जिसके थ्रू आप ये समझ सकते थे कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या फर्क होता है। अब मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करूंगा। आप इतने सारी चीजों को लिख लीजिए। अब मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करूंगा, जैसे कि आप जो है वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। अब देखिए, अब तो आपको समझ में आ गया कि आर्टिकल्स जो होते हैं ये एडजेक्टिव का ही दूसरा रूप होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट की मैं बात करता हूं। ए या एन, जो ये आर्टिकल्स होते हैं, इस आर्टिकल्स के भी दो फॉर्म होते हैं। वैसे तो आर्टिकल्स का अगर हम लोग मीनिंग देखते हैं तो आर्टिकल्स का कोई शाब्दिक मीनिंग नहीं होता है। शाब्दिक मीनिंग का सेंस यह कि आर्टिकल्स में इंग्लिश ग्रामर में कोई इसका खास मतलब नहीं आता, लेकिन आप जब डिक्शनरी एक्सेस करोगे तो आपको वहां मिलेगा कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो अनुच्छेद होता है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस होते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स अनुच्छेद लिखे गए हैं, तो आपके आर्टिकल्स होते हैं। या किसी न्यूज़पेपर का कोई भी लेख अगर मिलता है तो उसको आप आर्टिकल्स बोल सकते हैं। या आप घर में हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वस्तु पड़ी होती हैं, तो आप उसको आर्टिकल्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ आर्टिकल्स का आप मतलब समझेंगे डेफिनिट और इनडेफिनिट, डेफिनिट आर्टिकल्स और इनडेफिनिट आर्टिकल्स। चीज़ों को समझते चलेंगे बहुत अच्छे तरीके से। बेसिक चीज़ भी मैं बता रहा हूँ। जो डेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं इसके थ्रू हम लोग सिर्फ और सिर्फ द का यूज करते हैं, और इनडेफिनिट के थ्रू जो है ना हम लोग ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो अब आपका एक कंसेप्ट निकल करके आया। अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन मन में आता हो कि सर आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए एंड दी,
पहले से आप लोगों को ये या फिर कहीं कंफ्यूजिंग होता है तो आप यहाँ समझेंगे कि नहीं, आर्टिकल्स दो ही होते हैं, एक डेफिनिट होता है, दूसरा इनडेफिनिट होता है। डेफिनिट आर्टिकल्स में दी का प्रयोग करते हैं और इनडेफिनिट में ए या एन का प्रयोग करते हैं। ए या एन ये दो नहीं है, एक ही है। जैसे मान लो कि एक ही व्यक्ति का कोई दो नाम है ना, तो व्यक्ति तो एक ही है, हेड अगर आप काउंट करोगे तो एक ही हेड ना काउंट होगा, तो इसलिए इस पे ध्यान नहीं देना है। ये एक ही नाम है, ए कहे या एन कहे, ये यूज के आधार पे इसको हम लोग जो है ना नॉमिनेट किए हैं। बट ये क्या है आपके इंडेफिनिट है, और डेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है, दी आता है। तो आई थिंक कि इतना तक आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ये बेसिक चीजें चल रहा है। दूसरी चीज है, मैं आपको बता दूं कि मैंने सबसे पहले ही लिखा था कि एज नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। गुड। अगर किसी भी प्रकार का नाउन लिखे हैं तो एडजेक्टिव क्या करता है, इस नाउन को डिटरमाइन करता है ना। जैसे इस नाउन को डिटरमाइन करने वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो एक बात बताइए, आर्टिकल भी तो नाउन को ही डिटरमाइन करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि जो आर्टिकल्स होते हैं ये नाउन को डिटरमाइनिंग वर्ड्स होते हैं, डिटरमाइन करते हैं, इसलिए आर्टिकल नाउन को डिटरमाइन करते हैं। तो ये भी एक कंसेप्ट आप याद रखेंगे। अब मैं आपको बता दूं यूज के आधार पे, जैसे कि एक चीज और निकल करके आता है कंसेप्ट की सर इसको पढ़ने में, प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। जैसे कि द, इसको दो तरीके से द और दी का प्रोनाउंसिएशन होता है। देखिए द हम लोग तब प्रोनाउंसिएट करते हैं जब किसी भी वर्ड को कॉन्सोनेंट से शुरू करते हैं, ठीक है ना। कोई भी कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग जो वर्ड होता है तो उसके पहले ये वर्ड लिखा गया तो आप इसको द पढ़ें। दी तब पढ़ें जब किसी भी प्रकार का कोई भी वर्ड जो है भावेल लेटर से शुरू होता है, तो भावेल लेटर से शुरू होने वाले वर्ड के पहले अगर ये वर्ड आपको दिखता है तो आप उसको दी पढ़ें। लेकिन एक ऐसा कंडीशन होता है कि हम इसको दी पढ़ते हैं दोनों कंडीशन में, चाहे वो कॉन्सोनेंट का हो या फिर भावेल का हो। ऐसा कब होगा, जब उस नाउन को डिटरमाइन करने के लिए आप उस पर फोर्स करते हैं। तो नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू हो या फिर भावेल से शुरू हो, आप उसको दी पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये भी एक कंसेप्ट है। जैसे एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। अगर मैं लिखूं दिस इज द बॉय हु हेल्प्स मी, हु हेल्प्स मी, आपने क्या देखा, दिस इज दी बॉय, आप यहाँ दी पढ़ेंगे। क्यों, भले ही यहाँ कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है लेकिन यहाँ दी का प्रयोग करने से सारे बच्चे, सारे लड़के की बात नहीं हो रही है, किसी डेफिनिट की बात हो रही है, किसी डेफिनिट की बात हो रही है, और वो डेफिनिट कोई खास है जो हमारी मदद करता है, और इसलिए वहां हम लोग यहाँ दी का प्रयोग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये जो कंसेप्ट है आप इन सभी चीजों को याद रखेंगे। अब मैं आपको यूज बता दूं कि आर्टिकल्स का प्रयोग करते कहाँ हैं। जैसे थोड़ा सा चीजों को ध्यान देंगे। अब अगर मैं बात करूं ए या एन की, तो इसकी मीनिंग क्या आएगा। देखिए ए या एन, ए का मतलब एक होता है, एन का भी मतलब एक होता है ना। और ये एडजेक्टिव इसलिए भी होते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ वन, तो वन जो होता है आपको क्वांटिटी एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है ना। इसको न्यूमरल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। तो जब ये क्वांटिटी या न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है तो ये किसी न किसी नाउन को क्वालिफाई करता है कि वह संख्या में कितना है ना। तो इसका मतलब किसी वन से एक वीक फॉर्म बनता है, एक बहुत ही वीक फॉर्म बनने का सेंस कि एक कमजोर रूप बनता है, जिसको हम लोग ए या एन में क्लासिफाइड करते हैं। तो इसका मतलब कि वन इक्वल टू क्या, ए और एन। इसका मतलब कि वन का मीनिंग क्या आएगा, एक, प्रत्येक, कोई, के दर से, इस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी जब वन का सेंस ये है और वन इक्वल टू ए और एन, इसका मतलब कि ए एन का मीनिंग क्या आएगा, एक, कोई, प्रत्येक, के दर से, ये इसके मीनिंग होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें दी का, तो इसका कोई शाब्दिक मीनिंग नहीं होता, लेकिन ये यूज्ड किया जाता है आपको स्पेसिफिक करने के लिए। किसी भी तरीके की नाउन को अगर हम लोगों को पर्टिकुलर बनाना हो, पर्टिकुलराइज्ड करना हो, तो उस सेंस में हम लोग द का प्रयोग करते हैं, और ए और एन का मीनिंग आप ये याद रखेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारा चीज आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ूं, जैसे कि
अब आप यहाँ चीजों को देखेंगे कि ए या एन का जो प्रयोग होता है फाइनली हम लोग कहाँ करते हैं। जैसे कि कोई भी नाउन जो है आपका सिंगुलर नाउन हो, ओके, कोई भी नाउन सिंगुलर हो तो उसके साथ हम लोग ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे अ कैट, अ मैट, एन एलिफेंट, है ना, इन सभी के साथ आपने क्या किया, ए का प्रयोग किया। ये काउंटेबल नाउन होते हैं और सिंगुलर में है। कभी भी प्लूरल्स के पहले जैसे कैट्स हो, है ना, या अनकाउंटेबल नाउन हो जैसे मिल्क हो, ऑयल हो, है ना, एलिफेंट्स हो, तो इन सभी के पहले आप ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे, कारण कि ये प्लूरल है और आपने अभी भी देखा था कि ए और एन का मीनिंग क्या होना चाहिए, एक के सेंस में होना चाहिए, जबकि ये तो एक के नहीं है, एक से अधिक का सेंस मीनिंग दे रहा है, इसलिए यहाँ ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब यहाँ मिल्क और ऑयल का यूज करने का सेंस यह है कि अगर कोई भी नाउन सिंगुलर नाउन हो उसके साथ ए या एन का प्रयोग करते हैं, नहीं करते हैं किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उनके साथ हम लोग कभी भी ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये था ए और एन का प्रयोग। अगर हम लोग दी की बात करें तो इसके साथ कोई भी सिंगुलर नाउन हो, याद रखेंगे, कोई भी सिंगुलर नाउन हो या फिर कोई भी प्लूरल नाउन हो, कोई भी प्लूरल नाउन्स हो, या फिर जो है कोई भी अनकाउंटेबल नाउन हो, उन सभी के साथ हम लोग दी का प्रयोग करेंगे। लेकिन आप एक बात याद रखेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ दी का प्रयोग करने का सेंस होता है उसको स्पेसिफिक करना, उसको पार्टिकुलराइज्ड करना। एज फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं बताऊं द कार इज गुड, इसका मतलब कि सभी कार की बात नहीं हो रही है, कोई एक कार होगी जो डेफिनिट है, उस सेंस में हम लोगों ने यहाँ दी का प्रयोग किया है या द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट अगर मैं लिखूं द मिल्क इज एलोइज, इसका मतलब कि दूध जो है पिलापन है, इसका मतलब कि सभी दूध नहीं, कोई खास प्रकार का दूध होगा, इसका मतलब यहाँ जो सेंस है दी का, यहाँ पार्टिकुलराइज का प्रयोग हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ दी का प्रयोग करते हैं। अब ए और एन का जो मीनिंग होता है ये एक या कोई के सेंस में होता है। अगर मैं लिखूं ए मैन हैज कम टू मीट मी, तो ए मैन का मतलब यहाँ कोई आदमी के सेंस होगा या एक आदमी का सेंस होगा, तो इस तरीके से ए का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि ए और एन का यूज कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, इन सारी चीजों को आप लिख लीजिए। अब इतने सारी चीजों को आप लोगों ने लिख लिया हो, अब मैं इसलिए मिटा देता हूँ, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सेंटेंस में नाउन का आर्टिकल्स का पोजीशन क्या होता है, यानी कि सेंटेंस में अगर आर्टिकल्स का यूज करना हो तो उसकी क्या पोजीशन होगी, उसका क्या प्लेस होगा, इन सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं लिखूं लेट मी रीड अ बुक, जरा बताइए यहाँ ए बुक का सेंस क्या आएगा। ए बुक का सेंस कोई भी किताब हो सकता है, एनीवे कोई भी किताब हो सकता है। लेकिन अगर मैं लिखूं लेट मी रीड द बुक, इसका मतलब कोई भी किताब नहीं हो सकता। अब जो है ना कोई स्पेशल किताब हो सकती है जिसको मैं पढ़ने के लिए इजाजत मांगता हूं, तो इस सेंस में आप यहाँ द और ए बुक का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स की। देखिए पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स का सेंस कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी सेंटेंस है ना, और उस सेंटेंस में आर्टिकल का यूज कहाँ करेंगे। जैसे कि आर्टिकल्स एडजेक्टिव होते हैं, आपने क्या देखा था कि अगर सेंटेंस में नाउन का प्रयोग किया गया हो तो हमेशा ही नाउन के पहले हम लोग क्या चीज का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन का प्रयोग किया गया हो, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। एक चीज और, इससे सिर्फ आर्टिकल का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, इससे आपका नाउन प्रोनाउन नाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब की पोजीशन भी क्लियर होंगी आर्टिकल्स के साथ साथ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप किसी भी सेंटेंस में नाउन हो और उसके साथ एडजेक्टिव भी आ गया हो तो आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करेंगे, एडजेक्टिव के पहले करेंगे। दूसरा कि अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन का प्रयोग हो, उसके साथ एडजेक्टिव हो और एक और तीसरा जो है ना एडवर्ब भी आ जाता हो, तब हम लोग आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करेंगे, एडवर्ब से पहले करेंगे।
लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल्स का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले करें या एडवर्ब के पहले करें, ये किसको डिटरमाइन करता है? हमेशा ये नाउन को ही डिटरमाइन करता है। हमेशा याद रखेंगे कि आर्टिकल्स का प्रयोग हम लोग नाउन के लिए ही लाते हैं। यहाँ से अब आपने यहाँ देखा कि अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन नहीं तो कोई आर्टिकल नहीं, क्योंकि नाउन है तो आर्टिकल्स है। अब मैं आपको बताऊं कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स में एक खास रूल ये भी होता है, जैसे इन सभी का हम लोग एग्जांपल अगर समझते हैं, अगर मैं लिखूं ही इज ऑनेस्ट, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, यहाँ हम लोग किसी भी प्रकार का आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अच्छा, इस एग्जांपल को समझने से पहले मैं आपको बता दूं यूज ऑफ ए, या फिर चलो पहले हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद यूज ऑफ ए और एन और डी का यूज करेंगे। तो यहाँ मतलब कोई नाउन नहीं है, यहाँ कोई नाउन नहीं है, ऐसे समझ सकते हैं, कोई नाउन नहीं है तो कोई आर्टिकल नहीं। अगर मैं अब मैं लिखूं ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, मतलब कि यहाँ अब नाउन आया, वो भी सिंगुलर नाउन है, इस सेंस के लेकर के इसके उच्चारण से हम लोग यहाँ एन का प्रयोग करेंगे। अगर दूसरा एग्जांपल हो ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन, तो आपने क्या देखा, नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, अब यहाँ आर्टिकल आया। तो यहाँ आर्टिकल ए हुआ और यहाँ एन हुआ। यह मैटर किस पे डिपेंड करता है? अपने नज़दीक वाले वर्ड्स पे ये फॉलो करता है। तो यहाँ आपको वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है इसलिए एन लिया, यहाँ आपका कंसोनेंट साउंड से हो रहा है इसीलिए यहाँ ए का प्रयोग लिया है। अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट होता है कि यदि सेंटेंस में और, बट, सच, डबल, हाफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन सभी का यूज किया गया हो तो इन सभी के बाद ना आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे, इन सभी के साथ आर्टिकल का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब जो है जैसे एग्जांपल समझते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर, आपने क्या देखा, जब भी सेंटेंस में ऑल हो तो इसके बाद आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बोथ द फ्रेंड्स आर इनोसेंट, इस तरीके से आप यहाँ ऑल और बोथ के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। अब आइए मैं आपको पूछता हूँ कि यूज ऑफ ए और एन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कैसे करें? बहुत ही सिंपल एक तरीका है, उसके बाद दी का प्रयोग पढ़ेंगे और आपका आर्टिकल्स खत्म हो जाएगा और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग पूरा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यूज ऑफ ए और एन, यानी कि ए और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे? आपको पता है कि ए और एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं और काउंटेबल, लेकिन ए का प्रयोग जो है हम लोग करेंगे जब सेंटेंस का वर्ड जो है, और ये वर्ड क्या चीज का, नाउन का, नाउन वाला वर्ड जो है अगर स्टार्ट्स होता है कॉन्सोनेंट साउंड से, कॉन्सोनेंट साउंड से, इस पॉइंट को हमेशा फॉलो करेंगे कि ए का प्रयोग जब कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले नाउन होता है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब ऐसे याद रखेंगे जिसका उच्चारण क से ज्ञ तक का होता है, उसके साथ आप ए का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। दूसरा एन का जो प्रयोग है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं भावेल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स के लिए। अब भावेल साउंड का कहने का मीनिंग आएगा अ से अ तक, हिंदी में अगर जिसका उच्चारण आए उसके साथ एन का प्रयोग करेंगे। कभी भी लेटर को देखते हुए ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस गलत होने का लगता है, उसमें बहुत ही रेयरली जो है मतलब सही हो सके, लेकिन उसमें ज़्यादा चांसेस आपको गलत होने का होता है। जैसे मैंने अभी ऑनेस्ट का ही एग्जांपल दिया था, तो बहुत सारे लोग या बेसिक चीज़ अगर नहीं समझ में आता है, ये चीज़ नहीं समझ में आता है, तो आप सोचेंगे ए कॉन्सोनेंट साउंड है और ए का प्रयोग करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें लेटर से नहीं मतलब है, हमें मतलब है साउंड से, है ना। और साउंड्स निकालने के लिए आपको इसको अच्छे तरीके से उच्चारण करना होगा और उसको हिंदी में कन्वर्ट करके ये देखना होगा कि उसका उच्चारण किस ग्रुप का आ रहा है, द से ज्ञ के ग्रुप में है या फिर अ से अ के ग्रुप में है। अगर द से ज्ञ के ग्रुप में है तो आप ए का यूज करें, अ से अ तक के ग्रुप में है तो उसके साथ एन का प्रयोग करें। एज फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो अगर लिखा हो काउ, BA,
MLA hourly honor uniform in। अब देखिए काउ, इसके साथ हम लोग ए का प्रयोग कर सकते हैं, बी ए, इसके साथ हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, एम ए, देखने से एम कंसोनेंट है लेकिन उच्चारण करेंगे तो क्या आएगा आपका, पहले हमको लेटर से मतलब है एम और ये अ से अ के बीच आ रहा है, इसलिए इसके साथ हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। एम ए जब एम से शुरू है तो एन का ही होगा, एक से शुरू है इसका उच्चारण करेंगे, जैसे आर होता है ना, तो आर के साथ हम लोग एन का यूज करेंगे, और इसी का ये एडवर्ब है तो एन का प्रयोग करेंगे, ऑनर तो ये एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस में हर्ष दिया हो तो एच का उच्चारण क्या आ रहा है, ह आ रहा है, तो एच का उच्चारण ह आएगा तब ए, और एच का उच्चारण अगर साइलेंट रहता है तो उसके साथ आप एन का प्रयोग करेंगे। ये कंसेप्ट याद रखिए। जैसे यूनिफॉर्म, तो यहाँ देखने से यू, तो आप ये नहीं समझेंगे कि भवेल है तो ए आई यू के साथ एन का प्रयोग करते हैं, जी नहीं, ऐसा गलत है। आप यहाँ देखेंगे यूनिफॉर्म है ना, यूनि य आया और य क से ज्ञ का ग्रुप का है, और इसलिए इसके साथ क्या चीज का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। तो ये था बेसिक चीजें जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिलेंगे और उसमें बताएंगे यूज ऑफ दी के बारे में। तब तक आज देखते रहिए, इतना ही, और अभ्यास एडुकेयर को फॉलो करें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, क्योंकि जो भी अपकमिंग वीडियो होंगी वो आपकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। अब मैं इस पर कंटिन्यू और आएगा, और जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है 12th का वो मैं इस पर कवर और कंप्लीट भी कराऊंगा। तो फिर देखते रहिए अभ्यास एडुकेयर। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।